नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्कूल व्याख्याता की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें छठे टेस्ट के पहले भाग की व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। यहाँ रीतिकाल के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे हम बात करेंगे, साथ ही कुछ पर्यायवाची और कुछ अन्य दो निबंधों पर भी बात होगी। जो दो निबंध आपने पढ़े हैं उसमें से बहुत सारी व्याख्याएं हम बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि जो निबंध है उसमें से जो सीधी पंक्तियां पूछी जाती है वहां व्याख्या की अधिकांश आवश्यकता नहीं होती। जहां जहां व्याख्या की जरूरत होगी वहां हम बातचीत करेंगे। पहला ही प्रश्न एक कथन का है। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। जब केशव ने रामचंद्रिका की रचना की तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में की। जब रामचंद्र शुक्ल इस पर आलोचना लिखते हैं और इस पर बातचीत करते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि जिस प्रकार से रामचरितमानस का प्रबंधत्व है वो विराट है, महान है, उस प्रकार की प्रबंध लिखने की क्षमता केशवदास की नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की प्रबंध योग्यता की सबसे ज्यादा आलोचना की है। उसी वर्णन में ये बात रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वो ज्यादा मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं करते। अब तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता क्या? मार्मिक स्थलों की पहचान। इसलिए वो कहते हैं कि राम जो केशव है वो रामचंद्रिका की रचना करते इसमें मार्मिक और गंभीर जो पक्ष उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करते। वो खाली बड़े बड़े ब्यौरे देते हैं, विवरण देते हैं। इसलिए लिखा है कि रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर नहीं थी। मैं आपको यह भी बता दूं कि केशव दास की प्रशंसा अगर कहीं होती है रामचंद्रिका को लेकर तो वो संवाद योजना को लेकर होती है, बाकी उनकी आलोचना हुई है। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतः लगता है। केशव के बारे में यह कथन किसका है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि रामचंद्र शुक्ल का है। इस कथन से हम एक बात यह भी सीखते हैं कि रीति काल के कवि अपने परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसीलिए वे चूंकि दरबारों में जाते थे और भोग और विलास के आदि थे और भोग और विलास के जीवन से ही वो जुड़े हुए थे और उनका जीवन भी भोग और विलास से भरा हुआ था, इसलिए वो भी इसी प्रकार के वर्णन में रुचि रखते। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो हमें किसी भी काल को, किसी भी कवि को समझने में मदद करते हैं और दूसरा हो सकता है ये सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाए। ठीक है, दोनों प्रकार से उपयोगी होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सेंटेंस को रखने का भी प्रयास करते हैं, जैसे शुक्ल जी के कथन, और बहुत से बार मुझे फोन भी आता है कि मुझे कथन याद नहीं होते। कथन याद करने के लिए होते ही नहीं। पहली बात तो कथन कोई ना कोई धारणा को स्पष्ट करता है, तो पहली बात तो ये समझने की होती है कि इस कथन में क्या निकल के आ रहा है। दूसरा है कि ये कथन किसका। अब ये याद करने की चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हमें दिमाग में हो कि शुक्ल की दृष्टि क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि क्या है, या नामवर सिंह की दृष्टि क्या है, और मुझे लगता है कि शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह। आदिकाल में सिद्धों के बारे में कथन आते हैं तो राहुल सांकृत्यायन या रामकुमार वर्मा। ठीक है, मतलब 5-7 ही लोग हैं तो जिनके कथन आते हैं, तो हमें उनकी मानसिकता का समझ में आती है कि भी कौन आदमी किसके बारे में कैसी बात कर सकता है। तो वो फिर, और वो उसी के लिए हम पढ़ते हैं। हम किसके लिए पढ़ते हैं? जैसे मान लो भाई मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम क्या? मेरा काम यही तो बताना कि फलाने आदमी की मानसिकता किस काल के प्रति और किस युग के प्रति और किस काव्य धारा के प्रति क्या है। ठीक है, उससे फिर वो प्रश्न चीजें समझ में आती है, क्योंकि हजारों कथन हो जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो हजारों कथनों को याद करना, रटना मुझे लगता है कि बहुत भारी काम है और असंभव भी लगता है मुझे तो। ठीक है, हालांकि विद्यार्थी असंभव को भी संभव कर देते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। एकांकी और एकांकीकार की बात हो रही है। मिट्टी का शेर एकांकी जो है वो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की होनी चाहिए। बिल्कुल गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की है, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, रचना, गद्य रचनाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। सुमेलित का या फलानी रचना नहीं है, ज्यादातर स्कूल व्याख्याता तक के स्तर में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। स्कूल व्याख्याता में मुझे लगता है कि अगर गद्य के 10 या 12 प्रश्न आते हैं तो उसमें एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि वो पूछे कि फलानी रचना की मुख्य विषय वस्तु क्या है ना। नहीं तो विषय वस्तु के प्रश्न नहीं आते। विषय वस्तु के प्रश्न नेट में आ सकते हैं, कॉलेज में आ सकते हैं और कहीं आ सकते हैं। स्कूल व्याख्याता तक रचनाओं के प्रश्न बहुत सामान्य आते हैं। पात्र पूछ ले जाते हैं कभी कभी। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, यही चितवत एक बार। मुझे लगता है कभी न कभी इस दोहे की मैंने चर्चा आपसे कर दी होगी।
इसलिए इसकी दोहे की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, लेकिन आम तौर पर इस दोहे को बिहारी का समझ लिया जाता है। ये चिंता रामचंद्र शुक्ल भी जाहिर करते हैं कि इस दोहे को बहुत से लोग बिहारी का समझ लेते हैं, लेकिन ये रसलीन का दोहा है। ठीक है, तो बी उत्तर होगा इसका। सत्य कथन है या सत्य छांटना। इसमें पहले कथन को पढ़ते हुए सत्य टिक कर दें, ऐसा मत करना, मैं बार बार ये कह रहा हूं। अभी मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे बार बार दिक्कतें आती है इस चीज को लेकर। कुछ ऐसी मतलब विद्यार्थियों की सोच टेस्ट सीरीज के प्रति या उनका लक्ष्य एक अलग रहता है। तो मुझे लगता है कि एक अलग से मैं बात 10-15 मिनट का 20 मिनट का हो सके उतनी बात करूंगा कि टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें आपका सीखना क्या है आपको। ठीक है, खैर यहाँ थिएटर के बारे में बात हो रही है। आधुनिक रंगमंच जो आया भारत में, बहुत पुराना संस्कृत का रंगमंच रहा, लेकिन संस्कृत का रंगमंच उसको कहते हैं जहां नाटक का मंचन होता है, जहां सामने एक स्टेज होता है, वहां नायक और नायिका अभिनय करते हैं, दर्शक इधर से देखते हैं, वो उसको थिएटर कहते हैं, रंगमंच कहते हैं। तो भारत में संस्कृत रंगमंच बहुत पुराना रहा है और बहुत संस्कृत नाटकों की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहाँ कालिदास जैसे नाटककार हुए जो एक प्रकार से विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने लिखा। लेकिन संस्कृत नाटकों की परंपरा एक समय के बाद में गायब हो गई और लगभग 700-800 सालों तक एक गैप रहा। भारत में कोई नाट्य परंपरा या रंगमंच की परंपरा नहीं रही। संस्कृत नाटक से हिंदी नाटक के बीच में बहुत बड़ी गैप है, क्योंकि पाली प्राकृत अपभ्रंश में नाटकों की परंपरा या नाटकों के मंचन की परंपरा बहुत कम रही होगी। उस गैप को भरने वाला भारत में केवल एक नाट्य परंपरा है, वो है लोक नाट्य। लोक नाट्य हमेशा चलते रहे, लेकिन आधुनिक काल में भारत में नाटक का विकास हुआ, उसके साथ साथ थिएटर का विकास हुआ। और भारत में शुरुआत में 3 प्रकार का थिएटर था। एक वो थिएटर जो अंग्रेज लेकर आए और अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए स्थापित किया। एक वो थिएटर जो पारसी लोग आए और जिन्होंने शुद्ध मनोरंजन और जनता से केवल पैसा कमाने के दृष्टिकोण से रंगमंच को रचा, उसको पारसी थिएटर कहते हैं। एक रंगमंच जो भारतेंदु हरिश्चंद्र लेके आए, जो काशी में पनपा, उसमें भारतीय दृष्टि थी, जरूरत पड़ती तो पाश्चात्य दृष्टि भी थी, लेकिन वो हिंदी का आधुनिक रंगमंच था। उसको दृष्टिकोण में रखते हुए बात करते हैं। आधुनिक रंगमंच के उत्थान में भारतेंदु का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बिल्कुल, भारतेंदु ने नाटक लिखे, नाटकों का मंचन किया, नाटकों का डायरेक्शन किया, नाटकों में अभिनय किया, नाटकों की आलोचना की, सब काम किया। जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच के सर्वाधिक अनुकूल माने जाते हैं, सर्वाधिक प्रतिकूल माने जाते हैं। कोई नाटक रंगमंच पे खेलने के लिए तभी अनुकूल माना जाएगा जब उसको रंगमंच पे खेलना आसान हो, लेकिन जयशंकर प्रसाद के नाटकों को रंगमंच पे खेलना आसान नहीं है। उसका कारण यह कि उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, उसमें लड़ाइयां होती है, युद्ध होता है, समुद्र होता है, किनारा होता है, झरने होती है, आग होती है। ये सब चीजें कैसे संभव है? इतने भारी भारी भरकम सिंहासन होते हैं। इस प्रकार के नाटकों को रंगमंच पे खेलना मुश्किल माना जाता है। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने नाटक जो लिखे वो बहुत अच्छे नाटक है। पाठ्य नाटक उनको बहुत अच्छे कहा जा सकता है, लेकिन वो मंचीय नाटक नहीं है। आप ये भी शब्द दिमाग में रखें, पाठ्य नाटक और मंचीय नाटक। जब तक नाटक मंचित नहीं होते थे तब तक नाटक पाठ्य नाटक ही थे। पाठ्य नाटक उसको कहेंगे जो केवल पढ़ा जाता। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के पाठ्य नाटक बहुत अच्छी श्रेणी के, लेकिन मंचन के अनुकूल नहीं है। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने एक कोट भी दिया था, मुझे लगता है कहीं वो आएगा शायद यहाँ। उन्होंने कहा था कि रंगमंच अब मानसिक होना चाहिए। अगर मेरे नाटक रंगमंच पे मंचित नहीं होते तो इसमें कोई खोट नहीं है। जो पढ़ता है मेरे नाटकों को पाठक, उसके मन में एक थिएटर चलता है अपने आप। तो मैं मानसिक रंगमंच के अनुकूल नाटक लिखता हूं, ऐसा जयशंकर प्रसाद का मानना। तो ये बात गलत है, 2 नंबर गलत हो गया। एक तो भारतेंदु ने अपने नाटकों में तत्कालीन देश दशा और सामाजिक दशा का प्रामाणिक चित्रण किया। यह बहुत सुंदर बात है। और नाटकों का जन्म इसलिए हुआ, ये बात हम जानते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का जन्म आधुनिक काल में एक बड़ी घटना है, और गद्य का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। और नाटक, पहली बात तो आधुनिक काल क्यों आया, अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती। जैसे आधुनिक काल आया तो इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ मतलब एक प्रकार से जड़ता, एक प्रकार से गुलामी, पराधीनता, और हमारी हम ये कहेंगे कि सामाजिक रूप से भी एक समाज है वो जड़ता की तरफ बढ़ रहा था। तो हम आधुनिक हुए, हम मॉडर्न हुए, हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, हमने समाज सुधारकों की बात मानी, कुछ कुप्रथाओं को छोड़ा, है ना। हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम नई चेतना के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने शोषण को समझ रहे हैं। आधुनिक काल की बातें सारी है।
हम समझते हैं कि गुलामी या अंग्रेजों की पराधीनता हमारे लिए अहितकर है, ये हम जान रहे हैं। इसलिए हमने समाज के मुद्दों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, विधवा की दशा को लेकर, नारी शिक्षा को लेकर हमने कविताएं लिखनी शुरू की, साहित्य रचना शुरू किया। क्योंकि ऐसा काम हम पहले नहीं कर रहे थे रीति काल में, ये काम हमने आधुनिक काल में शुरू किया। तो इसीलिए नाटक जन सामान्य की समस्याओं को लेकर, जन सामान्य की उस समय की प्रवृत्तियों को लेकर और देश दशा को लेकर सामने आया, और नाटक इसका बहुत बड़ा मंच है। आज भी मुझे लगता है कि वर्तमान काल की या किसी मुद्दे को उठाने में नाटक जितना प्रबल है उतना कोई है ही नहीं। नाटक में बहुत सारी संभावनाएं होती है इसकी। क्योंकि नाटक मेरा प्रिय विषय है, तो इसमें बहुत लंबी बात हो सकती है, तो मैं करूंगा नहीं ज्यादा। तो ये बात भी ठीक है। मोहन राकेश के नाटक रंगमंच के अनुकूल और आधुनिक चेतना से युक्त हैं। बिल्कुल, मोहन राकेश के 3 नाटक हैं, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, और तीनों नाटक रंगमंच के अनुकूल हैं, और तीनों ही नाटकों में एक प्रकार से हम कहेंगे कि आधुनिकता है। ठीक है, तो उसमें एक कथन गलत आया है, दूसरा, और बाकी 1, 3, 4 सत्य है। तो 1, 3, 4 सत्य, तो हमारा उत्तर हो गया 3 नंबर, सी विकल्प हो गया। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन का, पहले बताया था कि सत्य कथन कौन से हैं, ठीक है, अब पूछ रहा है असत्य। वहां हमें 1, 2, 3 ऐसे छांटने थे, यहां हमें केवल एक कथन छांटना है जो गलत है 4 में से। तो कई बार ऐसा प्रश्न जब आता है, तो मान लीजिए आपको बहुत सारे कथनों की जानकारी नहीं हो, है ना, कई चीजों के बारे में आपने नहीं सुना हो, लेकिन कई चीजों के बारे में आपने सुना और वो एक आपको गलत मिल जाए तो आपका उत्तर सही हो जाता है। ठीक है, गलत ढूंढना है यहाँ, सही क्या है ये छोड़ो। भाषा भूषण पर भूषण चंद्रिका नाम से गुलाब कवि ने टीका लिखी, ये बात ठीक है। जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए, कवि की हैसियत से नहीं। कवि वो है जो कविता करता है, आचार्य वो है जो लक्षण ग्रंथों की रचना करता है। लक्षण ग्रंथ उनको कहते हैं जो किसी न किसी काव्य शास्त्र के अंग को आधार बनाकर रचना करते हैं। जैसे काव्य शास्त्र के अंग का मतलब है रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीति आदि। इनमें से किसी भी एक अंग का विवेचन करने वाला ग्रंथ या बहुत सारे अंगों का विवेचन करने वाला ग्रंथ होता है जो बताता है कि अलंकार की परिभाषा यह अलंकार का उदाहरण है। ऐसा विवेचन करने वाला ग्रंथ होता है वो लक्षण ग्रंथ कहलाता है, और लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाला आचार्य कहलाता है। तो जसवंत सिंह कोई बहुत प्रसिद्ध कवि नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ऐसा एक लक्षण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भाषा भूषण, इसलिए वो आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए, कवि की हैसियत से नहीं। ये कथन भी आप याद रखना चाहें तो रखें, रामचंद्र शुक्ल का है और बहुत प्रसिद्ध कथन है। रसनिधि ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रत्न हजारा नाम का ग्रंथ लिखा, यह भी ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नहीं कहा, इसलिए 5वें का उत्तर डी होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति, किसी काम में लग जाऊं या किसी काम से हट जाऊं, आसक्ति और अनासक्ति, किसी काम में मेरा मोह और किसी काम से मुझे वैराग्य हो, है ना, का द्वंद्व, इस उधेड़ बुन का मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शन हुआ है? तो लहरों के राजहंस में। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड का पेपर दे चुके हैं उन्होंने लहरों का राजहंस का पढ़ा होगा। उसमें एक पात्र है नंद और एक पात्र है सुंदरी। नंद जो पात्र है वो कभी गौतम बुद्ध की ओर आकर्षित होता है और कभी सुंदरी के सौंदर्य की तरफ आकर्षित होता है। तो गौतम बुद्ध की ओर आकर्षित होना एक प्रकार से अनासक्ति है, निवृत्ति है, और सुंदरी की तरफ आकर्षित होना प्रवृत्ति और आसक्ति है, और वो दोनों के बीच में पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। तो ये पूरा का पूरा कथानक लहरों के राजहंस से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची तमिश्र नहीं है, क्योंकि तमिश्र का मतलब अंधकार होता है, बाकी सभी रात के पर्यायवाची। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है, 8वें का उत्तर होगा 3, सी विकल्प होगा। ठीक है, रीतिकाल के उदय के विषय में, नमस्कार, रीतिकाल के उदय के विषय में आश्रयदाताओं की रुचि, रीतिकाल के उदय के विषय में आश्रयदाताओं की रुचि एवं जनता की रुचि को विशेष कारण के रूप में किसने स्वीकार किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया। हम बार बार ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी काल का उदय क्यों हुआ। जैसे हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल का उदय क्यों हुआ? भक्ति काल के उदय के कारण क्या है, रीति काल के उदय के कारण क्या है? तो रीति काल में लिखा गया श्रृंगार, नायक नायिका भेद,
नायिका की प्रशंसा लिखी गई, रीति निरूपण लिखा गया। तो ये सब किसकी रुचि थी? क्यों आया ऐसा रीति काल, ऐसा काल क्यों आया जिसमें ऐसा साहित्य लिखा जा रहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि क्योंकि अधिकतर कवि दरबारी थे, राजा के दरबार में जाते थे और राजा की इस चीज में रुचि थी, इसलिए कवि जिसकी शरण में जाता था उस आश्रयदाता की रुचि के अनुरूप उनसे कविता लिखी। इसलिए रीति काल का आना आश्रयदाताओं की रुचि के कारण हुआ। लेकिन जब वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो वहां जनता की रुचि भी शब्द ले रहे हैं। आमतौर पर ये एक ही शब्द काम में लेते हैं हम, और ये प्रसिद्ध यही है। लेकिन जनता की रुचि इस प्रश्न में डालने का एक विशेष कारण ये भी रहा है कि जनता की रुचि की भी बात वो उसी प्रसंग में कर रहे हैं। तो फिर हमने दोनों चीजें डाल दी कि आश्रयदाताओं की रुचि एवं सामान्य जनता की रुचि भी ऐसी चीजों में थी, इसलिए रीति काल आया, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। भारतेंदु ने किस नाटक के माध्यम से भारत में होने वाले धार्मिक अनाचारों और पाखंडों पर चोट की है? देखो इसमें डी विकल्प उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन प्रेम जोगिनी को लेकर भी ऐसा मुझे एक विद्यार्थी ने कहा कि प्रेम जोगिनी में भी विखंडन, जो पाखंड है या धर्म के रूप में ऐसी आडंबर है, उसमें बात की गई है। लेकिन इसमें अगर हम इस प्रसिद्ध नाटक की बात करें, और मुझे लगता है कि बहुत गहरा जो मुद्दा और केवल इसी मुद्दे पर नाटक लिखा गया, तो वो वेद की हिंसा हिंसा न भवती है, यही इसका उत्तर होगा। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि वेदी की हिंसा हिंसा न भवती पूरी तरह से भारत में होने वाले धार्मिक अनाचार और पाखंड पे चोट करता है। इसी इश्यू पर वो लिखा गया है। वैदिक काल में जो पशु बलि आदि दी जाती थी और वैदिक धर्म में जो आडंबर है, पाखंड है, उसमें जो चीजें हुआ करती थी, उसको लेकर यह नाटक लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में काव्य दृष्टि के लिए किस क्षेत्र को नहीं माना है? तो काल्पनिक संसार को नहीं माना है, बाकी नर क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र, समस्त चराचर जगत, ये सब चीजें वो मानते हैं, ठीक है। अच्छा, निबंध जो आपने पढ़े, तो निबंध में, क्योंकि यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, निबंध में तथ्यात्मक प्रश्न, दो निबंधों से यहाँ इस टेस्ट में प्रश्न है, शिरीष के फूल और कविता क्या है, तो इन दोनों से बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न, सीधी लाइनें उठाएगी, तो वहां व्याख्या की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन आप इतना देख लें कि इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। मुझे लगता है कि टेस्ट देने के बाद में आपको निबंध फिर से पढ़ना चाहिए, ताकि इससे आपको आइडिया कि अच्छा ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। अर्थ सौष्ठव का मतलब है अर्थ का सौंदर्य, ठीक है, और नवोन्मेष नई नई कल्पनाएं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीति काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ यानी चतुर और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है, और किस कवि के संबंध में है? तो देव, है ना। 12वें का उत्तर होगा डी, देव कवि के संबंध में है। अच्छा, ऐसे कथन उन्होंने बहुत से लोगों के बारे में कहे। मैं कहूं कि इससे कवि की हमें पहचान मिलती है। ऐसे कथन रीति काल के कवियों के बारे में भरे पड़े हैं, और प्रत्येक परीक्षा में एक कथन ऐसा कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और मैं तो ये देखता हूं कि वो आ जाता है जो मैंने नहीं लिखा है। बहुत बार पद्माकर के संबंध में, देव के संबंध में, मतीराम के संबंध में, भूषण के संबंध में और बिहारी के संबंध में, ये 4 या 5 कवि ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसे कथन आते रहते हैं। तो थोड़ा सा इनको पढ़ते समय ध्यान में रखें। 7 के भेज रखे, वो हार्ड डिस्क की भेज रखी, नहीं के भेज रखी, गलती भेज दी। ठीक है ठीक है। अगला प्रश्न देखें। व्याकरण संबंधी चमत्कार वक्रोक्ति के किस भेद में? तो पद पूर्वार्ध वक्रता में। हालांकि वक्रोक्ति संप्रदाय में जो मुख्य भेद है, ज्यादातर उनकी बात होती है, लेकिन मुख्य भेदों में क्या है कम से कम इतना याद रखें। जैसे वक्रोक्ति के भेद जो कुंतक ने किए हैं, उनके नाम आपने याद कर लिए। उसके अंदर जो नाम है उनमें क्या, उनका मीनिंग क्या, ये मत याद करो आप, लेकिन आप इतना याद करो कि अच्छा फलानी फलानी चीजें इस वक्रोक्ति के भेद में आती है, ठीक है। इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण नोट्स में दिया हुआ, तो उसका आप ध्यान रखें कि भी इसमें पद पूर्वार्ध में क्या आता है, प्रकरण में क्या आता है, वाक्य में क्या आता है, या प्रकरण में कौन कौन से उपभेद है। नाम तो याद कर लो, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये रटने वाली चीजें यहाँ बिल्कुल रटना है। सब ओर से रुद्ध गति हुए मानस व्यापारों की विश्राम भूमि रीति काव्य। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जब भक्ति काल आ गया और भक्ति काल के समय में लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब चारों ओर से थक गए तो विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और भोग और विलास में आनंद है, एंजॉय कर रहे हैं कुल मिला के।
ये ऐसा काल रीति काव्य है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। निम्न में से शब्द समूह है समान पर्याय शब्द नहीं है, इसका उत्तर होगा बी, क्योंकि नरेश, नरेंद्र और सुरेंद्र, ठीक है। तो असल में सुरेंद्र तो इंद्र हो गया, नरेश का मतलब धरती का राजा, व्यक्ति मतलब मनुष्यों का राजा, ठीक है। नरेंद्र ये भी राजा हो गया, लेकिन सुरेंद्र है इंद्र देवता, तो ये समान पर्याय नहीं है। बाकी सटपद, अली, भृंग ये सब भंवरे हैं, सुधा, अमी, मधु ये सब अमृत है, पंकज, पुंडरीक, उत्पल ये सब कमल है, तो बी विकल्प होगा, ठीक है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। असल में ऐसे कथन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 1% है, लेकिन ये कथन इतनी बार किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको सब विद्यार्थी जानते हैं। मतलब कई बार हम कहते हैं बड़ी कॉमन चीज है, तो ये कथन बड़ा कॉमन है, ठीक है। रचना, रचनाकार व रचना विषय के हिसाब से आप देखिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत छांटना है अपने को। इसमें अंग दर्पण गलत, असल में अंग दर्पण है वो रसलीन का है, जिसमें एक तो नायिका का नक्श सौंदर्य वर्णन है, क्योंकि अंग दर्पण इसका नाम है अगर आप देखेंगे तो। दूसरा ये कि इसमें सुक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये ग्रंथ, तो यहाँ लिखा है कि अंग दर्पण है वो रस निरूपक ग्रंथ है, रस निरूपक ग्रंथ नहीं है वो। नायिका का नक्श सौंदर्य करता है तो उसमें हालांकि श्रृंगार आ जाता है, लेकिन वो मुख्यतः रस का निरूपण करने वाला नहीं है, ठीक है। हम यूं नहीं कहेंगे वो श्रृंगार बताता है, फिर उसकी परिभाषा बताता है, हर नियम बताता है, उदाहरण बताता है, ऐसा ग्रंथ नहीं है। नायिका के नक्श सौंदर्य का वर्णन करता है और ये सुक्तियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। तो तीसरा विकल्प इसमें गलत, तीसरा विकल्प है वो इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु की मौलिक रचना है। भारतेंदु के नाटकों को याद करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनके 7 नाटक मौलिक है और 7 अनुदित है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन से नाटक मौलिक है और कौन से अनुदित है। हालांकि एक नाटक को लेकर विवाद भी होता है, सरस्वती ऐसा करके कोई नाटक है, ठीक है। यहाँ सी उत्तर होगा इनका, ठीक है। ये श्री चंद्रावली मौलिक नाटक है, बाकी सब अनुवाद है। हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है इनका, इनको लेकर विवादित होता है। और मुझे लगता है कि उसमें आप इतना ध्यान रखें कि जैसे रामचंद्र शुक्ल है वो उस नाटक को शायद मौलिक मानते हैं, जहां तक मुझे याद आता है, तो आप उसको यूं याद कर लें कि कौन इसको मौलिक मानता है कौन इसको मौलिक नहीं मानता, ये इतना याद कर लें, ठीक है। तो सीधा प्रश्न नहीं आएगा, वहां शायद किसी का नाम लेके पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न बनता है। अगर नाटक का अपने बात करें तो नाटक में भारतेंदु के नाटक का क्रम आ जाता है, भारतेंदु के नाटक में मौलिक है अनुदित है वो आ जाता है, भारतेंदु के नाटक की विषय वस्तु भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में सीधा आप जयशंकर प्रसाद पे आए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम आता है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में विषय वस्तु भी आ सकती है। पहला नाटक, पहला गीति नाट्य, ये प्रश्न भी आ जाता है, क्योंकि मतलब करुणालय वगैरह के इनके प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद में सीधा आप मोहन राकेश पे आए, लक्ष्मी नारायण लाल पे आए, लक्ष्मी नारायण मिश्र पे आए, सुरेंद्र वर्मा पे आए, असगर वजाहत पे आए, और मोहन राकेश हो गए, जगदीश चंद्र माथुर हो गए, और मुझे लगता है 10 एक नाटककार ऐसे होंगे जिनके कथन, जिनके नाटकों के क्रम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सभी रचनाएं बाकी कॉमन ऐसे याद कर ले। तो 10 ऐसे नाटककार हैं जिनकी रचनाओं की विषय वस्तु, जिनका क्रम, जैसे भारतेंदु में खास प्रश्न बनता है मौलिक और अनुदित का, और बहुत बार आता भी है, ये हमें थोड़ी पहचान करने की जरूरत होती है ना। निम्न में से असत्य कथन है, केशवदास रीतिकाल के प्रथम आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। रीतिकाल की प्रथम रचना कृपाराम की हित तरंगिणी मानी गई है, ये भी ठीक है। और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शास्त्रीय मुक्तक परंपरा के प्रथम ज्ञात कवि चिंतामणि थे, ये गलत है, क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त है वो प्रथम शास्त्रीय मुक्तक परंपरा के प्रथम ज्ञात कवि कृपाराम को मानते, ठीक है। तो ये सी उत्तर होगा इसका 19 नंबर का, क्योंकि 19 में सी गलत है। रीतिकाल की अंतिम रचना सामान्यतः ग्वाल कवि की रस रंग मानी जाती है। अंतिम में बहुत सारे विवाद है, अंतिम में बहुत सारे विवाद तो निरंकित तथ्य है। शास्त्रीय मुक्तक परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य है ना, इनको श्रृंगारी परंपरा में अंतिम समझना चाहिए, ऐसे करके 10 एक प्रश्न बनते हैं रीतिकाल में अंतिम के।
ठीक है। लेकिन सामान्यतः रीतिकाल की अंतिम रचना ग्वाल कवि की रस रंग मानी जाती है, जो 1853 में आई संभवतः, जहां तक मुझे याद, हालांकि डेटा मुझे कम याद रहता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के संबंध में सत्य कथन नहीं है, गलत छांटना है अपने को। वक्रोक्ति सिद्धांत मूल रूप से एक अलंकार का विस्तार रूप है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वक्रोक्ति इससे पहले ऐसा नहीं है कि कुंतक ने वक्रोक्ति का नया नाम दिया, तो उससे पहले भामह है वो वक्रोक्ति का नाम लेते हैं, और भी लोग लेते हैं, तो वक्रोक्ति अलंकार के रूप में तो चला आ रहा है ना। वक्रोक्ति प्रबुद्ध कवि का भावजन्य चमत्कार, ये गलत। वक्रोक्ति प्रबुद्ध कवि का बुद्धिजन्य चमत्कार, भावजन्य का संबंध होता है हृदय से, है ना, तो ये बुद्धिजन्य चमत्कार। इसमें वक्रोक्ति में एक प्रकार से मतलब स्किल है, ये कौशल है, ठीक है। इसमें कहीं कौशल शब्द भी आएगा मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं आए, जब आप वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ोगे तो कविगत कौशल इस प्रकार से सब आता है, ठीक है। तो ये गलत कथन है। वक्रोक्ति सिद्धांत को संप्रदाय नहीं माना जा सकता। संप्रदाय और सिद्धांत में अंतर होता है, ये कभी मैंने आपको बताया होगा, नहीं तो मैं आप 1 मिनट में बता देता हूं कि जैसे रस सिद्धांत है, तो रस सिद्धांत किसने दिया? भरतमुनि ने दिया, लेकिन रस को मानने वाले पीछे कई लोग हैं, उसकी परंपरा में कई लोग हैं। ऐसे ध्वनि सिद्धांत है, तो ध्वनि सिद्धांत की परंपरा में ध्वनि सिद्धांत दिया तो आनंदवर्धन ने, लेकिन उसको मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उस पर बहस करने वाले, उसका बचाव करने वाले बहुत सारे पीछे आचार्य लोग हैं। जैसे भामह के पीछे दंडी है, उद्भट है, रुद्रट है अलंकार में। अगर किसी आचार्य के पीछे ऐसे अन्य आचार्यों की परंपरा हो, कई लोग उस संप्रदाय से, उस सिद्धांत से जुड़ जाएं, तो वो संप्रदाय बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति एक सिद्धांत देता है, लेकिन वो सिद्धांत केवल उसी आचार्य तक सीमित हो जाता है, उसके पीछे उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता, तो फिर वो संप्रदाय नहीं बन पाता, वो केवल सिद्धांत रह जाता है। तो संप्रदाय का मतलब है जिसमें कई लोग आपस में जुड़े हुए, ठीक। तो ये वक्रोक्ति केवल सिद्धांत है, संप्रदाय नहीं है। काव्यगत चारुता यानी सौंदर्य, चमत्कार, चमत्कार मूल है वक्रोक्ति में, ऐसी बात जो चमत्कृत कर दे। विदग्धता, चतुराई वक्रोक्ति का मूल आधार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन अपने को छांटना है। घनानंद निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित कवि माने जाते हैं। बिल्कुल, घनानंद ने जैसे दिल्ली छोड़ा, उसके बाद में वो वृंदावन गए और वहां जाके निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है, ये भी बात ठीक है। घनानंद के पदों का घनानंद के कवित्व नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादन किया, ये बात भी ठीक है। घनानंद का प्रेम काव्य संयोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है। घनानंद वियोग के कवि न कि संयोग के। तो मुझे लगता है कि बहुत इजी प्रश्न है। कई बार ऐसा कोई विद्यार्थी जो बिल्कुल नया हो, अगर आपने घनानंद को थोड़ा सा भी जाना, हल्का सा 1% घनानंद को जानने की शुरुआत कहां से हो, और मुझे लगता है कि घनानंद के बारे में कोई पहली बात कहेगा कोई अध्यापक, तो वो कहेगा कि ये वियोग के बड़े कवि थे। अब इसके बाद में सारी बातें आती है, सबसे टॉप की बात, सबसे पहली बात घनानंद के बारे में, तो वो वियोग का कवि है। तो बहुत इजी प्रश्न है इस प्रकार से देखा जाए तो। स्वभाव से अक्खड़, जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध करने वाले दरबारी कवि होने के उपरांत भी सामंत वर्ग की विलासिता और कुशासन पर चोट करने वाले रीति काल के प्रसिद्ध कवि कौन है? मुझे लगता है ये प्रश्न बनाया गया है इस प्रकार से, किसी की पंक्ति नहीं है शायद ये, और मुझे लगता है कि ये कवि अलग है। देव के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सी बातें अलग मिलती है कि दरबारी होने के बाद भी वो दरबार पे चोट करते हैं। एक इनका सवैया भी है दरबार नाम से, अगर आपने पढ़ा हो तो 11वीं 12वीं किताब में कहीं आता है, मुसाहिब अंध, है ना, साहिब अंध मुसाहिब मूक, सभा बहरी रंगरीज को माचो, है ना, ऐसा एक सवैया है। तो उसमें बताते हैं कि दरबार में कैसे लोग अंधे बहरे लोग रहते हैं, दरबार में आम पब्लिक की सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बातें कही विलक्षण है अपने आप में, ऐसी बातें। रीति काल में अगर कोई कवि दरबार के कुशासन पे चोट कर रहा है तो वास्तव में ये बड़ी बात है। अक्खड़, स्वभाव से अक्खड़ इसलिए माने जाते हैं कि ये देव के बारे में बात हो रही है, डी विकल्प होगा इसका। स्वभाव से अक्खड़ इसलिए माने जाते हैं कि किसी भी आश्रयदाता के पास टिके नहीं। असल में दरबारी कवि का मतलब है कि राजा के प्रति भक्ति भाव, राजा जो भी कह दे। विद्यापति जैसे कवि भी राजा के प्रति भक्ति भाव रखते, और मुझे लगता है राजा के प्रति रखते हैं, राधा और कृष्ण का तो वो नाम ही लेते हैं। तो ऐसे कवियों की भरमार में, ऐसे कवियों की भीड़ में ऐसा कवि जो फटाक से दरबार को छोड़ के कहीं भी चल दे, वो देव है। तो बहुत सारे आश्रयदाता अपने जीवन काल में बदले। ऊंच नीच के भेदभाव का जो एक गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले पूरे मध्यकाल में, मध्यकाल का मतलब होता है भक्ति काल और रीति काल दोनों, ये भी ध्यान रखें।
बहुत सिंपल टर्म को कई बार विद्यार्थी नहीं समझ पाते तो दिक्कत आती। तो मध्यकाल का मतलब है भक्ति काल और रीति काल। तो पूरे मध्यकाल में अगर ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का सबसे बड़ा काम किया तो वो संतों ने किया, कबीर आदि ने। भक्तों ने, ठीक है, भक्तों ने भी मतलब थोड़ी कोशिश की, लेकिन भक्तों के यहाँ इस बात पे ज्यादा बल नहीं है कि सब समान है, सब मनुष्य मनुष्य, जाति पाति पूछे नहीं कोई, इन बातों के प्रति उनका लगाव नहीं है। वो भगवान की लीला के गुणगान करते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उसके प्रति आसक्त रहते हैं, उसके प्रति मोहित रहते हैं, लेकिन वो सामान्यतः जन सामान्य में जो एक भेदभाव और विषमता है उसके बारे में बात नहीं करते। तो भक्ति काल में या पूरे मध्य काल में संत इस बारे में बात करते हैं, और संतों जैसी बात कहीं कहीं देव ने भी कही है। ठीक है, सामाजिक जो विषमताएं हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बात उन्होंने की है, अगर बहुत थोड़ी की है तो भी विशेष है, क्योंकि उस दौर में ऐसी बात करने वाला कोई था ही नहीं। भूषण इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उस काल में लक्षण ग्रंथों को लिखते समय सबने श्रृंगार का सहारा लिया, और भूषण एकमात्र ऐसे कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं तो भी वीरस का सहारा ले रहे हैं, वीरस का आश्रय ले रहे हैं, तो अपने आप में विशिष्ट है। तो बहुत बड़ी भीड़ में कोई अकेला दिख जाए अलग तरह का तो विशिष्ट हो जाता है, ऐसे ही देव है। ठीक है, आधुनिक हिंदी रंगमंच के उद्भावक किस नाटककार को कहा जा सकता है? ये प्रश्न 2 बार आ गया वैसे तो, क्योंकि ये चर्चा हमने पहले की है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका उत्तर होगा। शिव सिंह सेंगर ने रीति काव्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो अलंकार रत्नाकर को माना है। असल में इसको यूं नहीं पूछा जाना चाहिए, हमें यूं पूछना चाहिए था इस प्रश्न को कि शिव सिंह सेंगर प्रथम लक्षण ग्रंथ किसको मानते, या प्रथम लक्षण या प्रथम रीति ग्रंथ किसको मानते। अब यूं पूछने से, ऐसे प्रश्न पूछने से लगता है जैसे रीतिकाल की रचना है। अलंकार रीतिकाल की रचना नहीं है, उससे पहले की रचना, लेकिन रीतिकाल से पहले भी लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं ना। तो शिव सिंह सेंगर अलंकार रत्नाकर को एक प्रकार से पहला रीति ग्रंथ वो मानते। ठीक है, तो उसको दूसरे तरीके से पूछा जाता तो ठीक रहता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध सीरीज के फूल में इस पुष्प की तुलना किससे नहीं की है? ये देखना पड़ेगा। वाल्मीकि से नहीं की, कई कवियों से, कई चीजों से वो तुलना करते हैं। सीरीज के फूल को लेकर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की। सीरीज को हम आमतौर पर सुरेश कहते हैं, अपने आसपास बहुत पेड़ होते हैं सुरेश के। तो मुझे लगता है अब आप सुरेश के पेड़ को देखना और वो निबंध पढ़ना, एक आसपास को देखने से भी विद्यार्थियों की साहित्य के प्रति समझ बढ़ती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस विकल्प के या किस समूह के सभी कवि सर्वरस निरूपक कवि है? सर्वरस निरूपक वो कवि हैं जो रस निरूपक तो हैं, लेकिन रस निरूपक में भी 2 प्रकार के कवि होते हैं। कोई एक ऐसा कवि होता है जो किसी एक रस को लेकर निरूपण करता है, जैसे कोई अगर कवि श्रृंगार को ही लेकर पूरी रचना लिख रहा है तो उसको कहेंगे श्रृंगार निरूपक कवि। लेकिन कई कवि ऐसे हैं जो सभी रसों को लेकर रचना करते हैं, तो सर्वरस निरूपक कवि माने जाएंगे। ठीक है, इसका उत्तर ए होगा। तोष, रसलीन, बेनी, प्रवीण और पद्माकर ये सर्वरस निरूपक माने जाते हैं। आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो रीतिकाल में उनका इतिहास पढ़ना थोड़ा सा जटिल भी है, लेकिन वो ऐसी सूचियां दे रहे हैं, है ना, ये इस सर्वरस निरूपक है, या ये विशिष्टांग निरूपक है, या ये सर्वांग निरूपक है, ये छंद निरूपक है, ये अलंकार निरूपक है। इस चक्कर में ये हुआ है कि एक कवि कई बार 4 जगह पे आ गया, क्योंकि एक कवि ने ऐसा ग्रंथ भी लिखा है जो सर्वांग निरूपक में आता है, एक ग्रंथ उसने ऐसा लिख दिया जो अलंकार निरूपक का आता है, एक ग्रंथ उसने ऐसा लिख दिया जो रस निरूपक का आता है, तो वो कभी 3 जगह आ जाएगा। तो वहां उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि रीति काल को पढ़ने के लिए रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है ठीक, और उनमें से प्रश्न आ जाते हैं। वक्रोक्ति के संबंध में सत्य कथन नहीं है। वक्रोक्ति काव्य का प्राण है और इससे हीन काव्य सजीव काव्य नहीं है, ऐसा वक्रोक्ति सिद्धांत वाले मानते हैं, तो ये बात ठीक है। वक्रोक्ति उक्ति का चमत्कार है। असल में वक्रोक्ति शब्द में लिखा है ना, उक्ति, वक्र उक्ति, टेढ़ा कथन। टेढ़ा मतलब यूं नहीं कि टेढ़ा यूं लिख दिया, ऐसा नहीं है। टेढ़ा का मतलब ऐसा जिसमें कुछ व्यंग्य निकल के आए, वो वक्रोक्ति है। तो फिर बात में तो हुई ना वक्रता, तो इसलिए वक्रोक्ति उक्ति का चमत्कार है, कथन का चमत्कार है, ये बात ठीक है। लोक व शास्त्र से भिन्न अपूर्व कथन वक्रोक्ति है, जो लिखा है और जो लोग जानते हैं उससे अलग बात करना वक्रोक्ति है, ये बात भी ठीक है। वक्रोक्ति शब्द क्रीड़ा का कौतुक मात्र है, ये बात वक्रोक्ति के विरुद्ध है कि वक्रोक्ति और कुछ नहीं है, शब्दों का खेल मात्र है। ऐसा नहीं है, वक्रोक्ति में गहरा अर्थ होता है, वो केवल शब्दों का खेल नहीं है, उसमें गहरी बात भी होती है, गहरी व्यंजना भी होती है। ठीक है, तो ये कथन गलत है।
ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते। ये रीति काल की विडंबना रही कि बहुत सारे कवि बंदी बनाई लीक पे चले और वैसा ही लिखते रहे जो उस समय लिखा जा रहा था। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वाग्धारा बंदी बंदाई नालियों में बहने लगी। ठीक है, अब एक कवि के बारे में कहा जा रहा, ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंदी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भावाभिभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने यह बात किसके लिए कही है? तो मैं देखता हूं किसके लिए कही है। मतीराम के लिए कही। ठीक है, निम्न में से अलंकार निरूपक संबंधित रचना नहीं है। सुवृत्ति तिलक नहीं, सुवृत्ति तिलक छंद की रचना। ठीक है, वृत्त छंद को कहते हैं, संस्कृत में वृत्त छंद को कहते हैं। मैंने शायद पहले चर्चा की होगी किसी व्याख्या में कि आप इन ग्रंथों को पहचान सकते हो। अगर किसी ग्रंथ के पीछे आभरण भूषण ऐसा लिखा हो तो वह अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। किसी छंद में या किसी ग्रंथ में व्रत आदि का नाम लिखा हो तो वो छंद का ग्रंथ है। मंजरी आदि आमतौर पर नायिका भेद की रस निरूपण की रचनाएं होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे पता चलता है अपने को। तिरोरु है किस शब्द का पर्याय शब्द है? बाल का है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। बाल कृष्ण भट्ट के नाटकों की भाषा चरपरी तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ये ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी बात अगर ध्यान में नहीं है तो इतना हमें ध्यान में है कि भारतेंदु युग में दो भाषाएं चला करती थी। पद्य की भाषा अलग होती थी और गद्य की भाषा अलग होती थी। पद्य की भाषा ब्रज भाषा होती थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली हुआ करती थी। और नाटक गद्य में आता है, इसलिए नाटक की भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भारतेंदु ने युग प्रवृत्ति अनुसार ब्रज भाषा में नाटकों की रचना की। इसमें दो गलतियां। पहली बात तो युग प्रवृत्ति नाटकों की भाषा ब्रज भाषा नहीं थी, यह युग की प्रवृत्ति नहीं है। युग प्रवृत्ति का मतलब उस समय युग की विशेषता, उस समय युग का चलन। भारतेंदु युग का चलन था कि नाटक खड़ी बोली में लिखे जाते थे। तो पहली बात तो युग प्रवृत्ति की बात गलत है। दूसरी बात, भारतेंदु ने ब्रज भाषा में नाटकों की रचना की, यह भी गलत। न तो उस युग में ब्रज भाषा में नाटक लिखने का चलन था और न ही भारतेंदु ने ही लिखे, तो दोनों ही बातें गलत है। तो ऊपर की बातें अगर आपको ध्यान में नहीं होती है, बहुत मोटी बात, बहुत कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। तो मुझे लगता है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि लंबे लंबे कथन के जो प्रश्न आते हैं जिनको देखकर विद्यार्थी आमतौर पर घबराते हैं, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को इसमें समस्या आती है, तो उनको सोचना चाहिए कि बहुत कॉमन चीज है वो इस प्रकार के प्रश्नों में पूछी जाती है। बाकी सब बातें ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के नाटकों की भाषा चरपरी तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। भारतेंदु को हिंदी नाटक का जनक माना जाता है, ये बात तीसरी बार आ रही है। भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक वेदिकी हिस्सा न भवती माना जाता है। पहला मौलिक नाटक ये है इनका। ठीक है, इसका ऑप्शन भी याद करें। कभी कभी ऐसा विद्यार्थी पूछते हैं सन किसका याद करें, तो भारतेंदु के नाटकों का याद करें। बहुत महान महान रचनाएं जो हमको याद करना चाहिए। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल में भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ। रीति काल के संबंध में ऐसा कोई कथन आए तो रामचंद्र शुक्ल का ही होता। कोई दूसरा नहीं हुआ या इनको छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ, इस विशेषता में इनके समान कोई दूसरा नहीं है, इस प्रकार के कथन बहुत सारे रीति काल के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं, उनको ध्यान में रखें। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ, इनकी रमणीयता ही इनकी सर्वप्रियता का कारण है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है, तो पद्माकर के लिए है। 32 का बी होगा। राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी नहीं है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ नहीं है, क्योंकि उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला प्रश्न देखें। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। जब हम ये बात करते हैं कि रीति काल के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसमें दो नाम आते हैं, केशव और चिंतामणि। बहुत सारे लोग केशव को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं क्योंकि केशव ने चिंतामणि से पहले रीति ग्रंथ लिखे। ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव ने जब रीति ग्रंथ लिखे उसके 50 सालों तक कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए, है ना। लक्षण ग्रंथ कब लिखने शुरू हुए? केशव के 50 साल बाद में चिंतामणि ने एक लक्षण ग्रंथ लिखा, उसके बाद में कंटिन्यू लक्षण ग्रंथ लिखे गए। इसलिए हमें रीति काल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानना चाहिए। ये बात शुक्ल जी आप कह रहे हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा
ये बड़ी गौर करने की बात है। अखंड परंपरा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ इन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत बार। इसमें पूरे पेपर में आप देखेंगे तो 20% ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में रिपीट हो चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि 51% तो सब विद्यार्थियों को करने चाहिए। इसीलिए पास मार्क जो रखा है, आप इस टेस्ट सीरीज का देखेंगे तो पास मार्क है वो 150 प्रश्न है, 150 नंबर है, क्योंकि पेपर है वो 3 नंबर का है, 300 नंबर का। एक विद्यार्थी ने मुझे ये भी पूछा कि ये क्या औचित्य है, 300 नंबर का पेपर कैसे करें। तो फिर मैं असल में गए ऑफलाइन में 300 नंबर का पेपर करवाता था, एक प्रश्न 3 नंबर का, उसमें नेगेटिव मार्किंग आसान हो जाती है ना। तो एक प्रश्न 3 नंबर का है, अगर गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा। अगर हम 2 नंबर का करेंगे तो फिर पॉइंट में आता है वो। तो मुझे गणना में हमेशा दिक्कत रही है, कोई चीज याद करने वाली चीजों में हमेशा परेशानी रही है। तो फिर मैंने हमेशा ऐसे किया कि 3 नंबर का प्रश्न और गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे पेपर में पास मार्किंग जो है वो 150 नंबर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि 150 से ऊपर तो सबकी आनी चाहिए, चाहे वो कहीं नया हो और चाहे पुराना हो। तैयारी करने से पहले आप टेस्ट दो ही क्यों, ये भी खास बात है। फिर टेस्ट सीरीज को लेने की जल्दबाजी क्या, पहले जब आप तैयार हो जाए तब टेस्ट सीरीज दें। शब्दालंकारों का सौंदर्य वक्रोक्ति के किस भेद में निहित है? वर्ण वक्रता में होना चाहिए। बिल्कुल, वर्ण विन्यास वक्रता में इसका शब्दालंकारों का सौंदर्य आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वक्रोक्ति में आपको याद करना है कि किसके अंतर्गत क्या आता है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल लिखा नाटक है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, जो पहली बार मंचित हुआ। हिंदी का ऐसा नाटक जो पहली बार मंचित हुआ वो जानकी मंगल नाटक है। इंद्र सभा बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है, पैरोडी आदि के लिए, या बहुत लंबा नाटक है इंद्र सभा, अमानत कविकार। बहुत से लोग इसको पसंद भी नहीं करते थे, तो बहुत विवादित नाटक रहा था। कभी कभी ये भी पूछा जाता। असंगत है, 4 कविताओं की पंक्ति दी गई है, उसमें एक एक नाम लिखा गया, आपको छांटना है गलत कौन सा है। तो आगे के सुकवि रिजी हैं तो कविता ही न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, भिखारी दास की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और पूरे रीतिकाल को आईने की तरह दिखा देती है। पूरे रीतिकाल में राधा और कृष्ण का नाम लिया गया है, तो भिखारी दास ने उस बात को लेकर लिखा है कि कोई रीझ जाए तो कविता, नहीं तो राधा कृष्ण का नाम तो आ ही रहा है। कोई रीझ जाए तो कविता है और कोई नहीं रीझे, तब ऐसा भी है तो दम नहीं है कविता में, तो कोई बात नहीं, राधा कृष्ण का सुमिरन तो हो गया। तो राधा कृष्ण का नाम तो केवल बहाना है, लोग तो नायक और नायिका के बारे में बात करना चाहते हैं। ये भिखारी दास की उक्ति पूरे रीतिकाल पे एकदम सटीक लागू होती है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। मेरी भव बाधा हर राधा नागरी सोए, प्यारी सच्ची का पहला दोहा, प्यारी सच्ची का मंगलाचरण। प्यारी सच्ची यहाँ से स्टार्ट होती है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो टीका है उसको हम देखते हैं कि इसी दोहे से वो स्टार्ट होती है। तो ये सही पंक्ति है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदरताहू को भेद न जाने, ये घनानंद की पंक्ति नहीं है, ये घनानंद के बारे में जरूर कही गई है, लेकिन ये पंक्ति ब्रजनाथ की है। 2 छंद ब्रजनाथ ने लिखे थे और जो घनानंद की प्रशस्ति में लिखे थे, तो वो परीक्षा में आते रहते हैं बार बार। जब मैंने स्कूल लेक्चरर का पेपर मैंने दिया था तो वो भी उस समय भी आया था। तो मुझे याद है कि मेरे 120 में से 3 प्रश्न गलत हुए थे, तो ये भी एक गलत था। जो ब्रजनाथ की पंक्ति आई मैंने वो घनानंद की नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतान, ये नहीं तो दूसरी पंक्ति थी, ये आंख न नेह की पीर तकी, ऐसे करके पंक्ति आई थी शायद स्कूल लेक्चरर में। तो जब सेकंड ईयर में हमने ये छंद पढ़ा, हमारे पाठ्यक्रम में था बीए सेकंड ईयर में घनानंद, तो वहां ये घनानंद का ही पद दिया हुआ था। तो वास्तव मुझे ध्यान नहीं था कि ब्रजनाथ की है, तो बाद में मालूम पड़ा कि ब्रजनाथ की पंक्ति है। तो इसको जैसे अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, इसको बिहारी का मान बैठते हैं, उसी प्रकार से इस छंद को भी लोग घनानंद का मान बैठते हैं, जबकि ब्रजनाथ की पंक्ति है, घनानंद की प्रशंसा में लिखी गई है। तो उत्तर यही होगा, जहां थल कीने विहार अनेकन ता थल कांकरी बैठो चुनो करे। घनानंद आलम बोधा और ठाकुर की 2-2 3-3 पंक्तियां हम लिखवाते हैं और उनमें से कभी कभार एक एक पंक्तियां पूछ ली जाती है, बहुत सामान्य थे। निम्न में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विहग नहीं है, क्योंकि विहग का मतलब है पक्षी, बाकी सभी कबूतर के पर्यायवाची हैं। रीति काल को कला काल नाम किसने दिया? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया। त्रिलोचन ने अंधकार काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा मुझे ध्यान नहीं है, रीति काल ही कहा होगा, रीति काल ही कहा शुक्ल जी के पीछे पीछे। कविता क्या है? निबंध में शुक्ल जी ने कविता का उद्देश्य क्या बताया है?
जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना, ये उद्देश्य बताया। बहुत लंबी चौड़ी बात है, इसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे। कविता का उद्देश्य क्या है, कैसे जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण होता है और कैसे उनका मनुष्य के अंतर संबंध के साथ संबंध बनता है अंतःकरण के साथ, ये बात अपने काम की नहीं। पद पूर्वार्थ वक्रता के कितने उपभेद बताए गए हैं, तो इसके 8 भेद बताए गए। ठीक है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। एक बात तो यह है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का जो अतीत नामक ग्रंथ है वो रीतिकाल में बहुत उपयोगी। रीतिकाल के लिए वो ग्रंथ वास्तव में बहुत मतलब मुझे उसमें बहुत सारी नई चीजें मिली जो मैंने अब तक नहीं पढ़ी थी, और पढ़ने में रुचिकर भी बहुत आनंद आता है उसको पढ़ के। हालांकि परीक्षा उपयोगी उतना नहीं है, लेकिन कभी कभी ये बात मुझे बहुत खास लगी कि वो स्वच्छंद प्रवाह, रीति काल के रीति मुक्त कवियों की बात हम जिसमें करते हैं, तो रीति काल के रीति मुक्त कवियों को हम स्वच्छंद कवि कहते हैं, जिसमें घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है। लेकिन इस कैटेगरी में द्विजदेव को बहुत सारे लोग रख देते हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर के साथ द्विजदेव को लोग रख देते हैं, लेकिन वो रसखान को यहाँ पे रख रहे हैं। वो कहते हैं रसखान भी इसी कैटेगरी के। ठीक है, इसलिए मैंने इस पंक्ति को लिखा। इन सब में घनानंद श्रेष्ठ है, ये तो हर कोई जानता, लेकिन वो रसखान को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के अतीत में बात करते हैं। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकाग्दर्शी कवि थे। ठाकुर की खासियत है, ठाकुर की रचना है उसमें लोक की भाषा, लोकोक्ति, मुहावरे, है ना, ये सब उसमें आता है। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अक्ति, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों में मगन दिखाई पड़ते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अक्ति की जगह शायद कुछ और होना चाहिए, मुझे लगता है। अक्ति शब्द मुझे समझ में नहीं आया क्यों लिखा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे रचना का नाम है, रचनाकार का नाम है, और वो रचना कौन से अंग का निरूपण करती है, क्या वो किसी विशेष अंग का निरूपण करती है या सभी अंगों का निरूपण करती है, यह भी हमें देखना है। तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है, सर्वांग निरूपण काव्य है। कवि कुल कंठाभरण दुल्हे कवि का है, अलंकार निरूपण है। रसभूषण याकूब खान का है, जो कि अलंकार निरूपण का है। ठीक है, तो ये सी गलत हो गया। ठीक है, तो 44 का उत्तर सी हो गया, सॉरी रसभूषण। अच्छा ठीक है, रसभूषण लिखा है तो नवरस निरूपण हो गया। ठीक है, जाति विलास देव का रसभूषण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पीछे भूषण लगा, लेकिन ये रस निरूपक, नवरस निरूपण। ठीक है, इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा। मैं अभी जस्ट आपको पहले बता रहा था कि भूषण जिसके पीछे लगा वो अलंकार निरूपण होता है, लेकिन यहाँ इसके आगे रस लगा, याकूब खान का ग्रंथ है, तो ये नवरस निरूपण ग्रंथ है। लेकिन जाति विलास देव का प्रसिद्ध नायिका भेद का ग्रंथ है। कई बार हम जल्दी भी कर बैठते, मैंने यहाँ यही काम किया, जब मैं इसको हल कर रहा हूं तो मैंने जल्दी किया। अच्छा ठीक है, भूषण अलंकार ग्रंथ कर दिया। ठीक है, अब इससे भी सीखना है आपने। नीचे मैं आता हूं डी विकल्प में, तो मुझे समझ में आती है कितनी गहरी बात नीचे लिखी है। जाति विलास, और ये इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है। नायिका भेद के सैकड़ों ग्रंथ रीति काल में लिखे गए, इसमें से जाति विलास अपने आप में विशिष्ट ग्रंथ है। और वो विशिष्ट इसलिए है कि लोकल जो नायिकाएं हैं, जैसे कोई मुझे लगता है कोई ब्राह्मणी हो, कोई नायन हो, कोई धोबिन हो, है ना, इस प्रकार की जो नायिकाएं हैं उनका वर्णन जाति विलास है। आमतौर पे कवियों ने, दरबारी कवियों ने नायिका भेद में राजसी नायिकाओं का वर्णन किया। ठीक है, हालांकि वो महारानी आदि का वर्णन नहीं करते। ऐसी नायिकाएं जो रहती तो दरबार में, उसके आसपास, उस परिवेश में, लेकिन वो राज दरबारों की हरम की नायिकाएं नहीं है, ये भी गौर करने की बात। लेकिन वो है उसी आसपास के परिवेश की नायिका। लेकिन लोकल गांव गुवाड़ की औरतें या तालाब पे पानी भरती हुई औरतें, इस प्रकार की नायिकाओं का वर्णन लोगों ने नहीं किया, लेकिन देव ने जाति विलास में किया। ठीक है, तो नायिका भेद का ग्रंथ है, इसलिए सर्वांग निरूपक कहना इसको गलत है। ठीक है, तो डी उत्तर होगा इसमें। लेकिन ऐसे जल्दबाजी नहीं करें जैसे मैंने अभी की, और ऐसा बार बार होता है। इसको बोलते हैं कॉमन एरर। किसी प्रश्न के बारे में हमारी जानकारी अच्छी होती है, लेकिन या तो हम बहुत जल्दबाजी में या किसी अन्य कारणों से हम प्रश्न गलत करते हैं, तो इसको कॉमन एरर बोलते हैं, अनफोर्स्ड एरर। अनफोर्स्ड एरर का मतलब हो गया कि कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आराम से कर सकते थे, लेकिन ऐसा गलत कर दिया।
तो मेरा जो रेशो था अनफोर्स्ड एरर का या कॉमन एरर का वो 3% था, क्योंकि मैं पेपर बहुत फास्ट करता हूँ हमेशा। मैंने जितने पेपर किए वो बहुत फास्ट किया, मतलब आप मान के चलिए कि जैसे स्कूल व्याख्याता का पेपर मैंने 40 मिनट में हल किया, जबकि उसके लिए शायद 3 घंटे थे। 40 या 45 मिनट में पेपर हल किया और वो हमारा सीट पे भी भरा, जबकि उसके लिए 3 घंटे मिलते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मतलब आधे से भी कम समय मैंने पेपर किए, तो बहुत फास्ट पेपर किए। तो उसका खामियाजा मैंने ये भुगता है कि कॉमन एरर मेरे खूब आते थे। तो 100 के पीछे 3 प्रश्न में ऐसे गलत करता था। स्कूल लेक्चर में मेरे कम हुए, कॉलेज में खूब हुए, हालांकि ऑनलाइन था तब भी हुए। तो ये जो कॉमन एरर है इसको घटाना चाहिए हमें, और मुझे लगता है कि ये मेरी खराब आदत रही इतना फास्ट पेपर करने की। ठीक है, हमें थोड़ा सा सजग रहते हुए फटाफट फटाफट करने चाहिए, सावधानी रखते हुए। काम वही सफल है जो गति से भी हो और जिसमें क्वालिटी भी हो। अगर किसी काम में क्वालिटी और गति नहीं है तो काम बिगड़ जाता है, और अगर किसी काम में मतलब गति बहुत है लेकिन क्वालिटी नहीं है तो भी बिगड़ जाता है। तो काम वही श्रेष्ठ है जिसमें गति भी हो, स्पीड भी हो और क्वालिटी भी हो। तो मेरी स्पीड ठीक थी लेकिन क्वालिटी थोड़ी खराब थी, इस वजह से मुझे कई बार ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ा जैसे अभी ने अभी किया। तो इससे ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। सेरंध्री किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? सखी का है, ठीक है, बी विकल्प उत्तर होगा। बिहारी सत्सी पर लिखी टीका व टीकाकार सुमेलित नहीं है। अमर चंद्रिका नहीं है, अमर चंद्रिका है वो सुरती मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है, इसको आप देखें। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी कवि थे, इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता है? ठाकुर के संबंध में यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। कुछ ऐसे नए कथन भी रखे हैं जो आमतौर पे नोट्स में नहीं है। उसका यह कारण है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो नोट्स में लिखा हो वही सुप्रीम है। अगर मैं ये कहूँ कि जो मैंने लिखवा दिया वही आखिरी है तो मैं कोई ब्रह्मा जी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कंपटीशन के मामले में, प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में कोई भी ब्रह्मा जी नहीं है। तो हमारा प्रयास ही रहता है कि हम अधिकतम ऐसे प्रयास करें जिसमें जो हम लिख रहे हैं पाठ्य सामग्री वो अधिक से अधिक विश्वसनीय हो, और उसमें प्रयास ऐसा हो कि अगर 70% मेरिट रहती है तो उसमें से 80% सामग्री आए, और 80% सामग्री उसमें मेरिट रहती है तो उसमें से 85% या 90% प्रश्न आ जाए। इतने प्रयास रहता है। तो बहुत सारी चीजें बाहर से पूछी जाती है, और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास समय हो तो शुक्ल का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे स्कूल व्याख्याता हो। इतिहास बहुत आवश्यक है। हालांकि स्कूल व्याख्याता में इतिहास का ज्ञान होना एक प्रकार से सफलता का निर्धारण करता है। आधी सफलता तब हो जाती है जब आप इतिहास आपका कमांड हो जाता है। सेकंड ग्रेड में हालांकि ग्रामर ज्यादा होती है तो ग्रामर थोड़ी सी आपको ज्यादा चाहिए, लेकिन हाँ वहां इतिहास कमजोर है तो वहां भी काम नहीं चलेगा। अब तो ऐसा पैटर्न हो गया कि इतिहास सब जगह चाहिए आप। रीतिकाल की प्रवृत्तियों के संबंध में सत्य कथन नहीं है। लक्षण ग्रंथों की रचना, ये बात बिल्कुल ठीक है। काव्य रचना में ब्रज भाषा की प्रधानता, पूरे रीतिकाल में ब्रज भाषा में रचना की गई। काव्य रचना में दरबारी काव्य के साथ जन काव्य की प्रधानता, ये नहीं है। जन काव्य, आम जनता के बारे में कोई काव्य नहीं लिखा गया, आम जनता की कोई बात नहीं सुनी गई, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे हम ऋतु वर्णन देखें तो भी विलास और भोग से भरा हुआ, प्रकृति वर्णन देखें तो भी विलासी है, सब दरबारी है। भक्ति व नीति की विरल धारा इस काल में थी, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो भक्ति से मतलब भक्ति की प्रवृत्ति से संबंधित हैं। नीति का इस काल में खूब हुए, गिरधर कविराय, वृंद आदि, है ना, कवि घाघ, ये खूब हुए। तो भक्ति और नीति की विरल धारा भी इसमें थी, लेकिन जन काव्य की प्रधानता यहाँ पे नहीं है, तो सी विकल्प होगा इसमें। किसी विशेष प्रकरण के भीतर छोटे छोटे प्रसंगों की कल्पना कर लेना इस प्रकार की वक्रता मानी जाएगी, प्रकरण वक्रता मानी जाएगी। प्रकरण के माध्यम से अगर चमत्कार पैदा किया जाता है, काव्य नहीं, तो प्रकरण वक्रता मानी जाती है। निम्न पर्याय शब्द समूह सुमेलित नहीं है। पुष्प नहीं है क्योंकि इसमें गुलशन का मतलब बगीचा होता है, फूल नहीं होता, बाकी सभी सुमेलित है ना। तो बाकी अगले 50 प्रश्नों पे हम आगे बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।